गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा स्नेल्स लॉ। पहला लॉ वेरी आसान था, बहुत ही आसान था। पहला लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये हमारा पहला लॉ था। दूसरा लॉ हमारा आया था साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट होता था, ठीक। उसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते थे, और इसको इन डिटेल हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। तो स्नेल्स लॉ यानी रिफ्रैक्शन के वजह से रिफ्रैक्शन के कारण आया था। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंसिडेंट रे जाती है तो अपने वास्तविक पथ से यानी एक्चुअल पथ से वो डेविएट कर जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर मुड़ती है, रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ती है। हमने पढ़ रखा था, इसको याद होगा। अच्छी बात है। चलो अब उसी में देखना है कि कितने से मुड़ जाती है, मतलब जो रास्ता उसका ओरिजिनल था उससे कितना एंगल डेविएट की। जैसे तुमको हम बताते हैं, ठीक है। तो ये हमारा μ1 हो गया और ये हमारा μ2 हो गया। मान लो μ1 डेंसर हो गया, डेंसर, और ये रेयरर, ओके। अब μ1 से एक इंसिडेंट रे आई और यहां इंसिडेंट हुई। क्या हुआ? इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे। तो इस पॉइंट पर एक हम लोग क्या करते थे, याद है? इस पॉइंट पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर। तो ये हमारा एक नॉर्मल हो गया। क्या हो गया बच्चों? नॉर्मल हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब बच्चों तुम बताओ यहां क्या होने वाला है? तो इंसिडेंट रे डेंसर में से आई है, रेयरर में जा रही है। तो डेंसर से रेयरर में जाने से क्या होता है बच्चों? तो याद होगा डेंसर से रेयरर में जाने से नॉर्मल से दूर भागती थी, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, याद है ना? तो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हो गया। और नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे बनाती है एंगल उसको आई बोलते हैं, और जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है उसको आर बोलते हैं, ओके। अब तुमसे पूछ दिया जाएगा इसी में कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है। ये तो इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तुमसे पूछा जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा बच्चों। तो तुम बता सकते हो, बहुत आसान है। तो देखो, अगर ये रे नहीं मुड़ती, अगर ये एक मिनट, अगर ये रे नहीं मुड़ती तो क्या होता? ये इधर से इस तरह से चली जाती, हाँ, नहीं मुड़ती तो, बट मुड़ चुकी है वो हमको पता है। तो जब नहीं मुड़ती तो ये आई जो है वो इसके बराबर होता, ये एंगल आई तो ये भी आई हो जाता। इंसिडेंट एंगल नहीं है लेकिन वैल्यू सेम होता वर्टिकली। अब देखो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट है। अगर नहीं मुड़ती तो जितना एंगल ये उतना एंगल ये होता ना बच्चों, लेकिन उससे ज्यादा हो गया है, हमको ये पूरा मिल गया है। तो पूछा जा रहा है कितना से डेविएट की। तो होना चाहिए था इतना, मगर हो गई इतना। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एंगल उधर गई है। उसी एक्स्ट्रा एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो वो हमें निकालने हैं। तो वो कैसे निकालोगे? तो देखो, ये पूरा यहां से यहां तक एंगल आर है और यहां से यहां तक आई है, और हमको ये निकालना है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन सिग्मा से। सिग्मा बच्चों इस तरह से लिखा जाता है। हम थोड़ा इस तरह से लिखते हैं, स्टाइलिश। अलग अलग स्टाइल है अपना अपना। तुमको बहुत से मास्टर इस तरह से 6 लिख देंगे, बोलेंगे सिग्मा है। तो जैसे जो जिसका स्टाइल। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन सिग्मा है। क्या है?
एंगल ऑफ डेविएशन, वास्तविक रास्ते से कितना एंगल डाइवर्ट कर गई, कितना एंगल इधर उधर बिखर गई है या डाइवर्ट कर गई, डेविएट कर गई, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये अगर नहीं मुड़ती तो आई इधर, तो आई इधर भी बनता वर्टिकली अपोजिट एंगल से, लेकिन नहीं बना, आर बना। तो कितना मुड़ गई है, तो टोटल में से इतना को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना मुड़ गई है। क्या करेंगे, टोटल में से पूरे एंगल में से इस एंगल को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना से मुड़ी है क्या। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा हो जाएगा एंगल आर माइनस एंगल आई। ठीक, एंगल आर पूरा कितना हुआ रिफ्रैक्शन, उसमें से आई को घटा दो तो तुमको एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। तो एंगल आर पूरा और आई इधर है, इधर नहीं मिलेगा तुमको, इधर मिल जाएगा आई। तो ये किसके लिए है, तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तब। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम denser medium to rarer medium, then angle of deviation sigma equal to angle r minus angle I। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मतलब अपने रास्ते से जो जा रही थी उससे कितना भटक गई, तो जितना भटक गई उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और ये हमारा डेंसर से रेयर में देखा हमने एंगल आर बड़ा होता है, डेंसर से रेयर में क्या होता है, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो एंगल आर जो है वो बड़ा होता है एंगल आई से, यानी बड़ा में से छोटा को घटा दोगे तुमको डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी कंसेप्ट हमने यहाँ दे रखा है, नोट करो इसको। उसके बाद देखते हैं कि जब इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है, उसको भी देखेंगे। पहले इसको नोट करो। हो गया बच्चों, चलिए हो गया नोट। चलो मिटा दे इसको, मिटा दे। तो अब हम लोग देखने जाएंगे बच्चों कि जब लाइट रे क्या होगी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं व्हेन लाइट रे ट्रेवल from rarer medium to denser medium। इसमें देखेंगे बच्चों क्या होता है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो देखेंगे क्या होता है। तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, ये हमारा μ1, इस बार μ1 हो गया हमारा रेयरर। कैसा बच्चों, रेयरर। और ये हमारा μ2, ये हो गया डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर में जानी है तो ये हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। ओके, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या करेंगे बच्चों, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये एक नॉर्मल हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे परपेंडिकुलर होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है दोस्त, अब नॉर्मल से ये हो गया एंगल आई। और तुमको पता है, क्या पता है बच्चों, कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट रे नॉर्मल की ओर मुड़ती है, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, याद है।
तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी इस तरह से, और ये हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो इस केस में तुमको ये एंगल आर हो जाएगा, और तुमसे पूछा जाएगा बच्चों कि बताओ इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ये एंगल आर हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। अब तुमसे पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो तुमको बस ये बात ध्यान में रखना है कि जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था मीडियम 1 में, उस अपने डायरेक्शन से कितना एंगल इधर या उधर किधर घूम गई, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो तुम सोच लो, अगर ये मीडियम नहीं होता, मीडियम 2, तो ये इंसिडेंट रे जो आ रही थी वो इस तरह से चली जाती ना, तो ये इसका पूरा एंगल होता पूरा। बट ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ड्यू टू चेंज इन मीडियम के बदलने के कारण, और वो भी रेयर से डेंसर में जाने के कारण, ये नॉर्मल की ओर शिफ्ट कर गई है। क्या हुआ है बच्चों? नॉर्मल की ओर शिफ्ट कर गई है। तो नॉर्मल की ओर शिफ्ट कर गई है, तो अपने वास्तविक पथ से कितना शिफ्ट गई है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा हो गया सिग्मा, एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को निकालना है। तो तुम देखो, अगर ये शिफ्ट नहीं करती तो ये पूरा का पूरा एंगल इसके बराबर होता क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या लिखते? और ये सिग्मा, ये पूरा क्या है? तो एंगल आई जो होता है, एंगल आई उसको लिखते ये आर और प्लस सिग्मा, एंगल आर प्लस सिग्मा, ये दोनों को जोड़कर पूरा बराबर होता। इक्वेशन से भी लिख सकते हो। तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा एंगल आई माइनस एंगल आर इक्वल टू सिग्मा। ठीक, समझ में आया? ये दोनों को छोटा छोटा जो बना है, दोनों मिलाकर इसके बराबर होता यदि रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता तो। बट यहां मीडियम के चेंज होने से रिफ्रैक्शन हो गया, तो रिफ्रैक्शन हो गया तो अपने वास्तविक पथ से, एक्चुअल रास्ते से कितना इधर डेविएट की गई है, सिग्मा को निकालना होगा। तो तुम क्या लिखोगे? ये इक्वल होता, तो आर प्लस सिग्मा दोनों मिलकर आई के बराबर होते, आर प्लस सिग्मा दोनों मिलकर आई के बराबर होते। तो यहां से हमारा सिग्मा निकल गया आई माइनस आर। या फिर सोच लो, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटा दो, जो एंगल बड़ा बने उसमें से छोटे एंगल को घटा दो, तुमको एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। सो व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा आई माइनस आर हो जाएगा। बच्चों नोट कर लो इसको। हो गया नोट? चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया? अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो बच्चों, रिफ्रैक्शन लाइट के डायरेक्शन को चेंज होने को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, उसका डायरेक्शन मुड़ गया, इधर या उधर किधर भी चेंज कर गया डायरेक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों की लाइट की रिफ्रैक्शन हो रही है। और ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है बच्चों? तो मीडियम के चेंज होने से। और मीडियम के चेंज होने से ऐसा क्या हो जाता है जो रिफ्रैक्शन हो जाता है? तो बच्चों, मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी होती है लाइट की वेलोसिटी की अपोज करना की, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद करो, मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मीडियम के चेंज होने से क्या होता है बच्चों कि मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गई। तो पहले वाला जो मीडियम जो विरोध कर रहा था, उससे अलग विरोध दूसरा मीडियम करेगा, इसलिए लाइट की वेलोसिटी जो होती है चेंज हो जाती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन था। अब मीडियम चेंज होने के बाद भी नहीं होता था कभी कभी, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं करता था। तो हमने देखा, और एक परपेंडिकुलर गिरती थी तब भी नहीं होता। तो अभी उसको सवाल में करेंगे हम लोग कि परपेंडिकुलर जब इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग सवाल में करेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में
तीनों रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं। उसके बाद स्नेल्स लॉ आया। स्नेल्स लॉ याद है तुमको? साइन आई इंटू म्यू वन इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू टू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी में बना एंगल मल्टीप्लाई करो, अगले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम आएंगे। यही स्नेल्स लॉ था, इन डिटेल करके हमने इसको डिराइव किया हुआ था। सो इसको लिख लो पहले, और उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत इजी है, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, इरेज कर दो इसको। तो बच्चों एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन है बच्चों, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और इधर μ1 है और इधर μ2 है, ठीक है। और μ1 जो है तुम्हारा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3। कितना? √3। ओके। और बच्चों तुमको इधर μ1 बोल रहा है, μ2 की मान लो एयर है। एयर है तो पता है तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है एयर का? 1 होता है। अब एक इंसिडेंट रे, ये μ2 √3 या √1 कौन बड़ा है? तो √3 बड़ा है, ये डेंसर मीडियम है। वैसे भी एयर से सब डेंसर होते हैं वैक्यूम को छोड़ के। और ये हमारा नॉर्मल है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो एंगल आई जो है वो 30 डिग्री है। और उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद ये हो गया तुम्हारा एंगल आर। क्या हो गया? एंगल आर। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, वेरी इजी सवाल है, इससे इजी अब तुमको नहीं मिलेगा। बनाओ इसको। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। कर लिए ट्राई? देखो इसमें क्या करना है। तो ये तो पहले लिखो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? μ1 दिया हुआ है √3, एंगल आई दिया हुआ है 30 डिग्री, μ2 दिया हुआ है 1, एंगल आर तुमको निकालना है। तो देखो μ1 μ2 आई आर एक निकालना है। तो तुम यहां से सीधे स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। स्नेल्स लॉ तुमको याद होगा, साइन आई इंटू μ1 इक्वल टू μ1 μ2 पर तुम ध्यान रखो 1 है कि 2, जिसका आई उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो यहाँ 2 होता है, इसी से जाती तो तुम 2 रखते, मतलब जिसमें एंगल बना उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद रखना है। साइन आर इंटू μ2, तो साइन आई कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। और μ1 कितना है? √3। ओके। साइन आर ये तो हमको निकालना है, इंटू μ2 कितना है? 1। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से साइन 30 का बच्चों वैल्यू होता है 1/2 इंटू √3 और साइन आर इंटू 1। तो समथिंग इंटू 1 इक्वल टू समथिंग, कुछ भी 1 से गुना करो उतना ही होता है। तो यहां हो जाएगा साइन आर और ये हमारा हो जाएगा √3/2 इक्वल टू साइन आर। अब देखो साइन आर का वैल्यू √3/2, साइन थीटा का वैल्यू √3/2 कब आता है?
जब थीटा 60 डिग्री होता है, यानी साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। पता है ना, साइन 30 का 1/2, साइन 30 का 1/2 और साइन 60 का होता है √3/2। यानी कि ये साइन r √3/2 है, तो यानी r तुम्हारा 60 डिग्री होगा। कितना होगा, देयरफॉर r = 60 डिग्री, देयरफॉर r = 60 डिग्री। तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल के आ गया बच्चों 60 डिग्री। अब तुमसे इसमें पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि एंगल ऑफ डेविएशन बताओ। क्या बताओ, एंगल ऑफ डेविएशन। तो बहुत आसान है एंगल ऑफ डेविएशन। देखो डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो r - i, रेयरर से डेंसर में जाएगा तो i - r, और कुछ ना पता हो तो बड़ा में से छोटा घटाओ। वेरी सिंपल। तो यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन सिग्मा = बड़ा में से छोटा घटा दो, बड़ा ये हमारा कितना आया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री = 30 डिग्री, यानी 30 से डेविएट कर गया बच्चों। 30 डिग्री पर आ रहा था और 60 पे निकल, यानी 30 से डेविएट कर गया, 30 डिग्री से नॉर्मल से दूर चला गया। तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। रेयरर डेंसर कुछ ना समझ में आए, बड़ा में से छोटा, कंसेप्ट हमने क्लियर कर रखा है कि क्यों कौन कैसे निकला, लेकिन फिर भी याद ना रहे, जब डेविएशन पूछ दे तो बड़े में से छोटे को घटा दो, डेविएट कर, डेविएशन निकल जाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लो। कितने लोगों से बन गया था, अच्छी बात है। जो इससे नहीं बना वो देख ले, नोट करें इसको। ओके चलो, तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन यानी अब हमारा टॉपिक का मतलब हेडिंग देंगे हम रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस, एक सरफेस पर रिफ्रैक्शन। उसके बाद डबल सरफेस वाला भी आएगा, लेटरल ट्रांसवर्सल, ये सब चीज आएगा हमारे पास, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब तक हम अभी तक क्या करते, एक सरफेस पे रिफ्रैक्शन करा रहे थे। एक सरफेस होता था, आई गई, फिर दूसरा सरफेस नहीं लेते थे, तो एक सरफेस का रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे दैनिक जीवन में। इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, इससे क्या होता है। पानी तुमको ऊपर क्यों दिखाई देता है, बाल्टी, एक बाल्टी पानी चला के रख दो, भर दो नल से, जैसे भी हो भर के रख दो। अब तुम जाओ पानी स्थिर हो जाए तो देखने, तो तुमको ऐसा लगेगा कि जो सरफेस है ग्राउंड, उससे ऊपर तुमको नजर आएगा क्या, बाल्टी का बॉटम, यानी बाल्टी का पेनी, पेनी जो होता है भोजपुरी में पेनी, तो बाल्टी का पेनी जो है वो ऊपर नजर आएगा सरफेस से। तो ऐसा क्यों होता है, उन सब चीजों को अब हम लोग देखने जाएंगे। तुम क्या करो कि उसी पानी में एक सिक्का गिरा दो, क्या करो, एक कॉइन गिरा दो। अब देखो, और एक कॉइन जमीन पर बगल में रख दो, बाल्टी के बगल में। तो तुमको देखना, जो जमीन पे होगा वो तो जमीन पर तुमको दिखाई देगा, जो बाल्टी में होगा वो तुमको इतना ऊपर दिखाई देगा। अब बोलो, तुम बताओ, बाल्टी का पेंदी इतना मोटा है कि इतना ऊपर दिखाई देगा? नहीं। ये कारण है इसका रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इन सब चीजों को अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे होता है, क्यों होता है। यानी रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, अब उसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो हेडिंग है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बाहर से पानी के अंदर देखेंगे कि ऊपर क्यों नजर आता है, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, पानी के अंदर जाके देखेंगे बाहर की चीजें कि वो हमको नजदीक दिखाई दे रही है या दूर। इन सब चीजों को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो नोट हो चुका होगा, इसको हम मिटा दें। चलिए, तो हमने जो भी पिछले लेक्चरों में पढ़ाया, यदि उन सब चीजों को अगर ढंग से तुम पढ़े होगे तो तुमको यहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अन्यथा तुम जो नए होगे, सोच रहे हो कि समझ जाएंगे, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट हम कोशिश करेंगे कि ना हो। और हमने एक
रिलेशन बनाया हुआ था साइन और टेन का, याद होगा। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम लोग टेन थीटा बोल सकते हैं, या फिर केवल थीटा भी बोल सकते हैं। और उसी आधार पर हमने मिरर फार्मूला भी डिराइव किया था, R इक्वल टू 2F यानी F इक्वल टू R/2 भी डिराइव कर रखा है। तो उन सब चीजों को हमने कर रखा है उसी के आधार पे। कब? जब एंगल बहुत छोटा होता है, और हमारे सिलेबस में क्या है, सिलेबस में एंगल को बहुत छोटा ही लेना है। सो बच्चों अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे एप्लीकेशन। सो हेडिंग है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब वो प्रिंसिपल के पास वाला एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब उसका व्यवहार, प्रैक्टिकल। अब उसका प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, यूज करेंगे डेली लाइफ से। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस। रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन सिंगल सरफेस पे। तो रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर में जाना है या फिर डेंसर से रेयरर में, तो हम इसमें दो केसेस लेंगे। एक बार हम ऑब्जर्वर को रेयरर में रखेंगे और ऑब्जेक्ट को डेंसर में, मतलब देखने वाला रेयरर में रहेगा और जिसको देखना है वो डेंसर में। और दूसरा केस क्या करेंगे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट को रेयरर में और जिसको देखना है, मतलब ऑब्जर्वर को जो देखेगा वो डेंसर में, और ऑब्जेक्ट को रेयरर में, जिस चीज को देखना है। तो पहला केस हम बनाते हैं बच्चों। पहला केस हमारा होगा केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। तो रेयरर डेंसर मीडियम हम क्या करेंगे, दैनिक जीवन अपने जो जीवन में देखते हैं उसी का एग्जांपल लेंगे। जैसे ये हमारे पास एक वेसल है, बर्तन है, बाल्टी, टब, जो भी कुछ बोलो इसको, और ये यहाँ वाटर से फुल है, पानी से भरा हुआ है। ओके, ठीक है। तो इसमें हम पानी भर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये पानी भर गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ एक पेनी में, बॉटम में पेनी में, बाल्टी के पेनी में, डिब्बा के पेनी में क्या करेंगे, एक सिक्के को रखे हैं। क्या रखे हैं? कॉइन रखे हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोले। अब इस कॉइन को हम लोग ऊपर से देखेंगे कि कितना ऊपर हमको दिखाई देता है, शिफ्ट होता है, ठीक है, या ऊपर होता भी है कि नहीं होता है, झूठ-मूठ का नहीं ना बोल रहे हैं। तो देखो बाल्टी का जो डिब्बा है उसका हाइट, या यूं बोलो इसकी गहराई, डेप्थ डी है। क्या है? डी है, डी डेप्थ है। ओके, तो अब ऑब्जर्वर जो है रेयरर मीडियम में है, इधर है, हवा में। ये हमारा वाटर है। क्या है? वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या हो गया, मान लो μ2 हम ले रहे हैं। ओके, और ये हमारा एयर μ1। तो μ2 μ1 से तुमको लेना देना नहीं है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो क्या करना है और बताएंगे भी। और देखो जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो यहां से मेजर होगा, यहां से सरफेस ऑफ वाटर से। यहां से क्या होगा, यहां से इधर का मेजरमेंट और इधर का मेजरमेंट, ठीक है ना। एक मिनट, ये खिड़की ओके, यहां से लेना है। सो बच्चों अब तुम बताओ, ये जो है इसका इमेज पहले बनाओ। मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है, तुम इसका पहले इमेज बनाओ कि कहां बनेगा, बाहर से देखने वाले को ये कहां दिखाई देगा, ठीक है ना दोस्त। तो हम क्या करेंगे, इसका एक इमेज बनाएंगे। अच्छा, एक चीज छूट गया ना, अच्छा उसको
कभी करा देंगे। जैसे परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे गिराओगे तो परपेंडिकुलर ही निकल जाता है, देखो ना, छोटा सा कहीं साइड में कर लेना। तो ये हमारा μ1 हो गया और ये हमारा μ2 हो गया। यदि लाइट रे इंसिडेंट करती है परपेंडिकुलर, तो हमने बोला था परपेंडिकुलर ही चली जाएगी, ये नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट इस तरह से आई तो रिफ्रैक्शन भी 0 पे होगी। यहाँ इंसिडेंट एंगल आई कितना होता है 0 डिग्री, और एंगल आर कितना होगा तो 0 डिग्री, ये हमने बताया था। इसको प्रूफ कर लो स्नेल्स लॉ से। तो साइन आई इंटू μ1 इक्वल टू साइन आर इंटू μ2, यही ना होगा। तो साइन आई हमारा क्या है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इंटू μ1 इक्वल टू साइन आर इंटू μ2। और साइन 0 कितना होता है बच्चों, तो साइन 0 होता है। तो ये हो गया पूरा टर्म 0 इंटू μ1 इक्वल टू साइन आर इंटू μ2, साइन आर इंटू μ2। अब 0 इंटू समथिंग 0 इक्वल टू साइन आर, और यहां से μ2 बच्चों मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में, यानी तुमको मिलेगा साइन, ढंग से लिख लो, साइन आर इक्वल टू 0 अपॉन μ2, ये μ2 इधर आके अपॉन में हो जाएगा, यानी साइन आर इक्वल टू 0। तो साइन आर 0 कब होगा, जब आर का वैल्यू 0 डिग्री होगा। तो इसलिए बोला गया था इंसिडेंट यदि 0 डिग्री पर आए, परपेंडिकुलर आए, तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, मतलब वो भी 0 डिग्री पर ही चली जाएगी। तो ये छोटा सा छूट गया था, अभी बोले थे इसको कराएंगे, छोड़ दिए, लिख लो। हो गया, इसको मिटा दें, वेरी सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब बात करते हैं हम इसकी एप्लीकेशन की, जो हमने बना रखा है। चलो, तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 रे निकालेंगे। हमको याद है इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे निकालने होते हैं, तो हम यहां से 2 रे निकालेंगे। पहला रे हम सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। कैसा डालेंगे, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से एक रे हमने निकाला। तो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आने वाली सीधे निकल जाती है, कोई डेविएशन नहीं होता है, हमने पढ़ रखा है, और अभी इसका एक क्वेश्चन भी किया, प्रूफ भी देख लिया। ये हो गया आई इंसिडेंट रे, और ये हो गया आर, क्या हो गया, रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं, ये इंसिडेंट रे है, इतना याद रखना है, और ये रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, तो क्यों रिफ्लेक्टेड रे लिखना। और एक रे निकालेंगे, एक रे तो हमने निकाल लिया, परपेंडिकुलर गया, कोई डेविएशन नहीं, सीधा निकल गया। और इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे बताए थे, तो एक रे और निकालेंगे। यहां पे हम उसको हम थोड़ा कुछ एंगल पर लेते हैं, ये इस एंगल पर हमने लिया, ठीक है, ये दूसरा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों तुम बताओ, हम क्या करेंगे, यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, हमने एक यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है दोस्त, नॉर्मल ड्रॉ किया। ओके, अब जो है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे, उसको बोलते हैं आई। और सुनो, डेंसर से रेयरर मीडियम, ये क्या है, इस यहां क्या है, येलो, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। सब बच्चों, ये हमारा क्या है,
नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे देखो डेंसर से रेयर, ये μ1 जो है μ1 इज लेस देन μ2 है, μ1 लेस देन μ2, ये वाटर है और ये हमारा मानकर चल रहे हैं एयर है। ओके, तो μ1 लेस देन μ2 है, तो इस केस में I जो है वो क्या होगा, R से छोटा होता है। तुम भी सोचो डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। तो जो रे है वो कुछ इस तरीके से इधर की ओर डेविएट कर गई, नॉर्मल से अवे दूर चली गई। ठीक है, इसको बोल सकते हो रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोल सकते हो बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। अब सुनो, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से आर बनाती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आई हो गया, ये आर हो गया। ठीक है दोस्त, अब क्या है, हमने बोला था कि हमारे सिलेबस में जो है वो थीटा जो है बहुत छोटा होता है। कितना, बहुत छोटा, लगभग 0 के बराबर। तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, मतलब मान के चलो कहीं इधर से इधर थोड़ी सी डेविएट की होगी थोड़ी बहुत, तो ये दोनों के दोनों रे हमारी आंखों की पुतली में इंटर कर जाएगी, इतना छोटा होता है, यानी दोनों रे घुस जाएगी। तो दोनों रे घुस जाएगी, आंखों में प्रवेश कर जाएगी, इंटर कर जाएगी, तो तुमको लगेगा कि ये जो रे है ये इधर से कहीं से यहां से आ रही है, और ये रे तो भी तो तुमको इधर से, मतलब ये एक रे इधर चली, एक रे इधर चली, इमेज तो बनेगा नहीं। हम बनाएंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनाने का क्या है, इसको पीछे ले जाते थे और इसको भी पीछे ले गए, तो यहां इंटरसेक्ट किया, कहां, यहां, इसको पीछे लेकर आओ, यहां इंटरसेक्ट किया, तो ये हमारा वर्चुअल इमेज बन गया। और ये हमारा ऑब्जेक्ट था O, और ये हमारा इमेज हो गया I। क्या हो गया दोस्त, I, इमेज I। ओके, इमेज I। और ये हमारा मान लो पॉइंट P है और ये Q है, ये Q है। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन के कारण क्या, ऑब्जेक्ट नीचे रखा था लेकिन देखने में तुमको थोड़ा ऊपर नजर आएगा, कहाँ, थोड़ा सा ऊपर की ओर खिसका हुआ नजर आएगा। तो तुम अब तुमसे इससे पूछा जा सकता है, ये तो हमने इसका एप्लीकेशन देख लिया दैनिक जीवन में, भाई नीचे रखिएगा पानी उनी में, यानी डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट को, और रेयर से आप देखिएगा तो आपको थोड़ा उसके पोजीशन से आप ही की तरफ नजर आएगा, मतलब उठा हुआ नजर आएगा टुवर्ड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की ओर। ऑब्जर्वर इधर है, इधर हमारी बड़ी सी आंख है। ओके, ये हमारा आंख है और हम यहां से देख रहे हैं। ओके, आंख अच्छा लगा, बड़ा आंख है, तो ये देख रहा है, तो इस रे को देखा कि इधर से आ रही है और इस रे को देखा इधर से, मतलब इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट उसको लगाएगा कि यहाँ है, और यहाँ क्या है, ये तो इमेज है। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बना। तो तुम देख सकते हो बच्चों कि हमने जो मेजरमेंट कर रखा है सब यहाँ से, सरफेस से मेजरमेंट होगा, इसको तुम नोट ही कर लो। क्या करोगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऑल द measurement should be done from refracting surface। जितना भी मेजरमेंट तुमको करना है हाइट का, डेप्थ का, वो कहां से करना है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से करना है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कितना ऊपर कितना नीचे, ठीक है, इधर उधर से कहीं से नहीं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो बच्चों पहले जो इसका डेप्थ था वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से D था, लेकिन ऑब्जर्वर को कहां दिखाई देगा, तो ऑब्जर्वर को यहां दिखाई देगा, यानी इतना नीचे दिखाई देगा, इसको हम बोल रहे हैं D', यानी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसको नजर आएगा ऊपर की ओर हो गया, और कितना हो गया है,
तो उसको हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। अब तुमसे बच्चों क्वेश्चन में ये एक्चुअल डेप्थ या तीनों में से कोई एक चीज दिया रहेगा, तीनों में से कोई एक चीज दिया रहेगा, तुमसे पूछ लेगा बाकी के दो चीज। ओके, तुमसे बाकी के दो चीज पूछ लेंगे, या फिर तीनों में से कोई एक दिया हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक का पूछ ले, तीनों दिया हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो अब इसको हम डिराइव करने वाले हैं कि डी डैश का वैल्यू कितना आएगा और कितना से एक का वैल्यू निकाल लोगे तो दूसरा तुमसे डेल्टा एक्स कोई पूछे कितना विस्थापन हुआ, डेल्टा एक्स पूछ ले कितना हुआ, तुम बोलोगे देखिए सर रियल डेप्थ तो डी था और उसमें से हमको डी डैश दिखाई दे रहा है और बाकी कितना होगा, तो पूरा में से इतना को घटा लीजिए डेल्टा एक्स मिल जाएगा, पूरा में से डी डैश को घटा लीजिए डेल्टा एक्स मिल जाएगा। तो यही हम काम करने वाले हैं, डेल्टा एक्स निकालने वाले हैं। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए पहले डी डैश का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद डेल्टा एक्स पर जाएंगे। तो फिगर को बढ़िया से नोट करो, राइट करो और इस पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठा लो, इसको लिख लो, इरेज करने वाले हैं हम। सो बच्चों डी जो है ये हमारा रियल डेप्थ है और डी डैश जो है वो हमको नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट वहां है नहीं, वहां नजर आ रहा है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे एपारेंट, एपारेंट डेप्थ, वर्चुअल डेप्थ है नहीं, महसूस हो रहा है, एपारेंट है। और डेल्टा एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका, तो ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, इसको लिख लो, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, और ये डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ऑफ ऑब्जेक्ट का, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके ओके, चलो अब तुम देखो यहां ध्यान से, हमको एक फॉर्मूला लगाना है। पहले उसी तुमसे स्नेल्स लॉ क्या पढ़ा है, साइन आई इंटू म्यू वन इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू टू। तो यहाँ आर है, आर का वैल्यू, और ये आई का वैल्यू निकालना है। ओके, और हमारे पास गिवन में ये डेटा है डी, डी डैश, डेल्टा एक्स, इसी का यूज करके हमको निकालना है, तो निकालेंगे। तो देखो ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, देखो यहां से एक ये इस तरह से गया हुआ है ऑब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट से एक इस तरह से गया हुआ है, और यहाँ नॉर्मल है। ओके, तो यदि ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, देखो ये भी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है सरफेस के ऊपर, परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर। तो ये दोनों रे, ये डॉट 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 जो दिखाया गया है डैश वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होंगे तो जितना एंगल यहाँ उतना एंगल यहाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे तुम्हारा बच्चे हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे हो जाएगा एंगल, एंगल आई, क्या हो जाएगा, एंगल आई। ओके, ठीक है। अब ये आर कहाँ जाएगा, तो इसी में देखो बच्चों क्या हुआ है कि ये थोड़ा इस तरह से डेविएट कर गया है, और यही हमारा आर है, और इसको हम पीछे की ओर बढ़ाए हैं, पीछे की ओर बढ़ाए हैं। तुम देख सकते हो ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो ये एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। देखो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल की ओर, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल की ओर, लेफ्ट की ओर, दोनों राइट की ओर, तो इसको कोरोस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं बच्चों। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से ये हमारा ये वाला आर हो जाएगा। ओके, इतना तुम सीखे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो यहां से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे,
ये पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल हो गया बच्चों, पी क्यू आर ये एक राइट ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया। tan थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आई, ओके। और इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ये भी एक राइट ट्रायंगल है, पी क्यू ओ राइट ट्रायंगल है। जहां एंगल आई हम ले रहे हैं तो आई के सामने परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल पी क्यू ओ tan थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन, और इसका बेस हो जाएगा पी ओ दिखाई दे रहा है, इसका जो बेस हो जाएगा वो पी ओ दिखाई दे रहा है, ओके। चलो तो ये हमारे हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से इसको मिटाने जा रहे हैं। उसके बाद हमको पता है इफ थीटा टेंड्स टू 0, यानी थीटा जो है वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा कैन बी रिटन एज ओनली थीटा, और या फिर टेन थीटा या फिर केवल थीटा लिख सकते हैं, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये टेन थीटा जो पी क्यू अपॉन पी आई आ रखा है उसको हम लोग केवल थीटा भी लिख सकते हैं, और इसमें टेन थीटा लिखे हैं, पी क्यू आर, थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा आर है, टेन आर, और इसमें हमारा जो थीटा है वो आई है, आई क्या। तो यहाँ टेन थीटा को हम लोग टेन आई इतना आया है, और टेन आर जो है वो कितना आया है, पी क्यू टेन आई उल्टा लिख दिए, टेन आर पी क्यू अपन पी आई, टेन आर पी क्यू अपन पी आई, और इसको हम लोग केवल आर भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। टेन आई हमारा आया है पी क्यू अपन पी ओ, टेन आई पी क्यू अपन पी ओ, और इसको केवल हम लोग आई भी लिख सकते हैं। ये हमारा कब होगा, जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा तो इतना काम हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्नेल्स लॉ। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से लिखेंगे साइन आई इंटू म्यू वन इक्वल टू साइन आर इंटू म्यू टू। तो अब देख रहा है यहाँ चक्कर बच्चा म्यू वन म्यू टू का कैसे गड़बड़ाने वाला है, तो तुमको गड़बड़ाना नहीं है। साइन आई, तो आई यहां है, तो साइन आई इंटू आई किस में है, वाटर में है, वाटर वाले मीडियम में। तो वाटर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, यानी म्यू टू लिखना है बच्चों। ये तो स्नेल्स का लॉ हो गया। तो तुमको हम पहले ही बताए थे, 1-2 के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुमको ध्यान रखना है कि जिस मीडियम में एंगल बन रहा है उस एंगल को उसी मीडियम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो आई जो है मीडियम 2 में बन रहा है, तो तुम यहां म्यू टू लिखोगे। क्या लिखोगे, म्यू टू। और साइन आर, साइन आर, आर जो है वो म्यू वन में है, एयर में है, तो तुम वहां एयर का मीडियम लिखोगे म्यू वन। समझ में आया, ओके। उसके बाद बच्चों यहां से साइन आई को तुम टेन आई लिख सकते हो, हाँ, साइन आई को तुम टेन आई लिख सकते हो।
लिख सकते हो ना, इंटू म्यू टू इक्वल टू, इसको भी tan r लिख सकते हो, sin r को tan r, क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस में थीटा बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा एंगल है, i और r बहुत छोटे छोटे हैं, इंटू म्यू वन। ओके दोस्त, सो अब इधर से हम मिटाने जा रहे हैं, तुम नोट कर लो। हो गया नोट? चलो मिटा दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, आगे देखो। अब tan i का वैल्यू हमने निकाल रखा था, tan i का वैल्यू है PQ अपन PO, PQ अपन PO PQ अपन PO इंटू म्यू टू इक्वल टू tan r का वैल्यू हमने PQ अपन PI निकाल रखा है, PQ अपन PI इंटू म्यू वन। ओके ओके, ये एयर था। यहां से बच्चों PQ से PQ खत्म, बच जाएगा तुम्हारा म्यू टू अपॉन PO इक्वल टू म्यू वन अपॉन PI। हम यहां से तुम PO देखो, PO क्या है? PO क्या है? PO क्या है? D है, तो म्यू टू अपॉन D, P से O क्या है? रियल डेप्थ है D। अब ये मत बोलना कि सर नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो माइनस, नहीं, माइनस क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस से होता था, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो बच्चों यही है मीडियम के, नीचे ऊपर क्या प्रिंसिपल एक्सिस से बताए थे ना कि मीडियम के अंदर। और वैसे भी D है यानी डेप्थ पता चल जा रहा है कि अंदर की बात है। सो म्यू वन अपॉन PI क्या है बच्चों? तो PI D डैश है, D डैश है। ओके, यहां से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना था, यानी D माइनस D डैश, तो D डैश का वैल्यू निकालेंगे। D डैश इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और म्यू वन इधर ही रह जाएगा, और ये D इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये म्यू टू नीचे आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? म्यू टू जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये तुम्हारा D डैश का वैल्यू हो जाएगा। अपेरेंट डेप्थ तुमको कहाँ नजर आएगा? तो म्यू वन रेयरर मीडियम अपॉन डेंसर मीडियम इनटू जो ओरिजिनल डेप्थ है, रियल डेप्थ है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तुमको अपेरेंट डेप्थ मिल जाएगा। जिसका हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इधर की ओर हम बढ़ते हैं, मिटा दे इसको। तो ये हम डिस्प्लेसमेंट की ओर चलते हैं। डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स वो पूरा डेप्थ में से ये अपरेंट डेप्थ को घटा देंगे, D माइनस D डैश, यानी डेल्टा एक्स जो है D माइनस, और D डैश का वैल्यू हमने निकाल रखा है म्यू वन अपन म्यू टू इंटू D डैश, D म्यू वन अपन म्यू टू इंटू D, म्यू वन अपन म्यू टू इंटू D। ओके, यहां से डेल्टा एक्स जो है D कॉमन ले लो, दोनों में से है, तो D कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1 और यहां से D गायब हो गया, म्यू वन अपन म्यू टू बच गया दोस्त। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का क्या है, फॉर्मूला आ गया। कितना शिफ्टिंग हुआ है, इमेज का कितना शिफ्टिंग हुआ है, तो शिफ्ट किया गया है, शिफ्टिंग ऑफ इमेज, इसको शिफ्टिंग ऑफ इमेज ही बोला जाता है। शिफ्टिंग ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम। ओके बच्चों, अब उसके बाद थोड़ा तबीयत गड़बड़ा गया है आज। अब इसके बाद इफ ऑब्जर्वर जो है वो किस में है, एयर में होगा, मान लो रेयरर मीडियम हम एयर मान लेते हैं। इफ म्यू वन इक्वल टू 1 दैट इज एयर, हमने मान के भी रखा है, तो यहां से डेल्टा एक्स जो होगा D इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू टू हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई म्यू टू। ओके,
तो इसको नोट कर लो। और बच्चों वीडियो का लेक्चर लंबा होते गया है, सो नोट कर लो इसको ढंग से। और आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, कि जब ऑब्जर्वर जो है डेंसर मीडियम में पानी में आ जाए और रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो क्या होता है। तो देखो दोस्त क्या होता है, पानी में कौन रहती है, पानी में रहती है मछली, और ऊपर बगुला ताक लगाए रहता है मछली पे। तो तुम देखे होगे कि बगुला जब भी चोंच मारता है तो मछली को लेकर ही बाहर निकलता है, बिना मछली लिए बाहर नहीं निकलता। ये उसका क्या बोलते हैं, उसका टैलेंट है। तो बगुला के पास टैलेंट वैलेंट कुछ होता नहीं है, वो क्या होता है, फिजिक्स पढ़ के रखा होता है। वो देखता है ये जो मछली हमको यहाँ दिखाई दे रही है, ये बगुला, वो समझ जाता है कि ये मछली यहाँ है वो नहीं। वो देखता है कि यहाँ दिखाई दे रही, अच्छा, और नदी की गहराई वो माप ले आया है, सब कुछ माप ले आया है, तेज है। तो बगुला को दिखाई यहाँ देता है, लेकिन वो जानता है कि यहाँ नहीं, यहाँ है। तो जब भी वो चोंच मारता है तो यहाँ पकड़ने के लिए नहीं, यहाँ पकड़ने के लिए चोंच मारता है, और वो मछली को आसानी से पकड़ लेता है। तो बगुला बहुत तेज आदमी है, फिजिक्स पढ़ता है, तो वो कभी चूकता नहीं है। वो जब भी चोंच मारता है मछली निकल आता है, यानी उसको ये इमेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इमेज यहाँ बनता है तो वो समझ जाता है कि मछली यहाँ नहीं और नीचे है। ओके, ये केस हो गया। और मछली को क्या लगता है कि मछली को लगता है बगुला यहाँ पे वास्तव में है, तो उसको लगता है और ऊपर है, इसलिए थोड़ा वो फ्री हो गया। उसको कल देखेंगे कल हम लोग देखेंगे मछली को क्या लगता है। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, इसको नोट करो एंड पढ़ाई करते रहो। वीडियो लेक्चर लंबा हो गया, अब कुछ नहीं बोलेंगे हम। सो ऑल द वेरी बेस्ट।